हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर के अंदर विजय सर ने पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया। एक्चुअल में चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें दो पार्ट है, एक सेंटर ऑफ मास और दूसरा है हमारा रोटेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास समझने के लिए हम वहां पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल लेते हैं और रोटेशनल मोशन समझने के लिए हम रिजिड बॉडी लेंगे। रिजिड बॉडी इज अ स्पेशल केस ऑफ सेंटर ऑफ मास। रिजिड बॉडी भी किससे बनी है? नंबर ऑफ पार्टिकल से ही बनी है। फर्क इतना है कि इन केस ऑफ रिजिड बॉडी द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट एंड दैट्स व्हाई एनी वन पार्टिकल कैन रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एंटायर बॉडी। ठीक है, लेकिन अगर कोई सिस्टम ऐसी है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और सभी पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें अगर मोशन को डिफाइन करना है एंटायर सिस्टम का, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करेंगे जिसे कहेंगे सेंटर ऑफ मास, जहां पे पूरी बॉडी का एंटायर मास कॉन्संट्रेट है ऐसा मान के चलते हैं। और वही पॉइंट को डिफाइन करने से हम पूरी बॉडी का मोशन, पूरी सिस्टम का मोशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट इट्स अ पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्संट्रेटेड। ठीक है, अगर वो पॉइंट को अगर हमने डिफाइन कर लिया तो जब हम कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और जिस तरह से बॉडी मोशन परफॉर्म करती है, सेम जब एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का जो परफॉर्मेंस होगा वही बॉडी का होगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एंटायर सिस्टम। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ एंटायर सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो इससे आपको इतना तो पता चल जाना चाहिए कि भाई सेंटर ऑफ मास इज अ पोजीशन, इट्स अ पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है वो हम क्यों डिफाइन करते हैं, वो कैसे निकालते हैं? पर्टिकुलर डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए, पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी के लिए, तो ये सब कुछ हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर द होल मास इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ओके, पूरी बॉडी का जो मास है वो हम पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट दैट रिप्रेजेंट द एंटायर बॉडी एंड मूव इन द सेम वे as a point mass having a mass equal to that of the object when subjected to the same external force that act on the object। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि जिस तरह से पूरी बॉडी पे अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो जिस तरह से वो मोशन परफॉर्म करेगा, सेम सेंटर ऑफ मास भी मोशन परफॉर्म करता है। तो सेंटर ऑफ मास डिफाइन करने से सिस्टम ऑफ पार्टिकल को, पूरी जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसके मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, इसके बाद यूनिफॉर्म बॉडी के यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो बॉडी होंगी उसके लिए हम कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, वो सिर्फ थियोरेटिकल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी ये चैप्टर हो गया है, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा स्पीड में हम डिस्कस करेंगे। पहले द सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए हम फाइंड करेंगे। किसके लिए? पर्टिकुलर डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए। मान लो कि यह सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं और मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चों? तो इसके लिए एक बेसिक थंब रूल याद रखो। सबसे लोएस्ट पार्टिकल जो है
उसमें से पासिंग एक्सिस को हम एक्स एक्सिस लेंगे और सबसे लेफ्ट मोस्ट पार्टिकल है इसे हम वाई एक्सिस लेंगे। इतना समझना है। सबसे लोएस्ट पार्टिकल जो है उसमें से पासिंग एक्स एक्सिस हम कंसिडर करेंगे और सबसे लेफ्ट मोस्ट पार्टिकल जो है लेफ्ट साइड पे जो लास्ट पार्टिकल है उसमें से जो एक्सिस पास होगी उसे वाई एक्सिस लेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन जिसे हम रेफरेंस कंसिडर करेंगे और इसके रिस्पेक्ट यहाँ पे ये पूरी बॉडी है जो बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है। इस बॉडी का पार्टिकल ये पोजीशन जिसे हमने नाम दिया सेंटर ऑफ मास, कॉम मतलब सेंटर ऑफ मास, और ये जो सेंटर ऑफ मास है जहां पे एंटायर बॉडी का मास कॉन्संट्रेटेड है ऐसा मान के चलते हैं और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है RCM। कोई भी पार्टिकल होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसकी डेफिनेट पोजीशन होगी। तो ये पोजीशन कौन मेंटेन करेगा? पोजीशन वेक्टर। तो RCM क्या हो गया बच्चों? पोजीशन वेक्टर हो गया। और कोई भी पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट, XCM YCM। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये XC हो गया, C फॉर सेंटर ऑफ मास समझ लेना, और ये YC हो गया। सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट XC है और y कंपोनेंट YC है। अब YCM लिख सकते हो, YCOM लिख सकते हो, सिंपल वाइस लिखोगे तो भी चलेगा। कहने का मतलब क्या है? ये पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी का, पूरे सिस्टम का मास कॉन्संट्रेटेड है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? m1r1 + m2r2 mn अपॉन m1 + m2 mn। अगर इस सब जो मास है उसको कैपिटल M से डिफाइन कर ले, m और cm इक्वल टू m1r1 + m2r2 mn। ये x डिस्टेंस कितना होगा? XCM इक्वल टू, आप COM लिख सकते हो या तो CM या तो XC लिखोगे तो भी चलेगा। m1x1 + m2x mn अपॉन m1 + m2 mn। ओके, सेम y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1y1 + m2y2 mny अपॉन m1 + m2 mn। ओके, तो XCM and YCM is a coordinate of center of mass। ये मेथड बच्चों कब अप्लाई करना है? जब सिस्टम मोर देन 2 पार्टिकल से बनी, 2 और मोर देन 2 पार्टिकल से बनी है, डिस्क्रीट पार्टिकल है, मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे डिस्क्रीट पार्टिकल है। और ऐसे पार्टिकल के लिए जब सेंटर ऑफ मास निकालना हो बच्चों तो आपको क्या करना है? सबसे लेफ्ट मोस्ट और सबसे बॉटम मोस्ट पार्टिकल जो है इसमें से पासिंग 2 एक्सिस कंसिडर करना है। उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हमें ओरिजिन एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करना है और इसके रिस्पेक्ट टू हमें सेंटर ऑफ मास को निकालना है। ठीक है बच्चों, चलो कुछ क्वेश्चन। हाँ, पहले 2 पार्टिकल के लिए बात कर ले। अगर सिस्टम सिर्फ 2 पार्टिकल से बनी हुई है, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन द पोजीशन वेक्टर इज r1, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो r1 इक्वल टू आप लिख सकते हो x1 i कैरेट प्लस y1 j कैरेट, आप ऐसे लिख सकते हो। r2 इक्वल टू आप लिख सकते हो x2 i कैरेट प्लस y2 j कैरेट। ठीक है, 2 पार्टिकल से हमारी सिस्टम बनी हुई है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे होगा? द सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल लाइज ऑन अ लाइन विच कनेक्ट द 2 पार्टिकल। ये लाइन पे ही मिलेगा। ओके, 2 पार्टिकल को जोड़ती हुई ये जो लाइन है वहां पे मिलेगा। मान लो कि सेंटर ऑफ मास है। ओके, इसके कोऑर्डिनेट RC क्या होंगे? m1r1 + m2r2 अपॉन m1 + m2। इसके x कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1x1 + m2x2 अपॉन m1 + m2। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1y1
प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, इसमें एक स्पेशल केस हम डिफाइन करेंगे। अगर मान लो कि दो पार्टिकल है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है ओरिजिन पे है, इसका मास m1, इसका m2 है, दोनों के बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस r है, तो ये r1 डिस्टेंस क्या होगा और ये r2 डिस्टेंस क्या होगा मुझे निकालना है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 0। m1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों माइनस r1 0 और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 r2 सॉरी r2 0। बोलो बच्चे इतना समझ में आया? दोनों x एक्सिस पे ही है, सो y कोऑर्डिनेट इज 0। यहां से कितने डिस्टेंस पे है माइनस r1 लेफ्ट साइड पे है, ये राइट साइड पे है, ये नेगेटिव साइन हो गई और ये पॉजिटिव साइन हो गई। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। वैसे हमारी फॉर्मूला ये थी m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन बच्चों rc 0 है, ओरिजिन पे rc 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग क्या होगा 0 होगा, सो m1 r1 प्लस m2 r2। लेकिन उस साइड पे ले जाओ तो m1 r1 इक्वल टू क्या मिलेगा m2 r2, ये माइनस है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो हमें रिजल्ट मिला m इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसके नजदीक सेंटर ऑफ मास हमें मिलेगा। m अगर ज्यादा है तो r कम होगा, r इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन। ये जो सेंटर ऑफ मास है किसके नजदीक होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा। एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मेड बाय सन एंड अर्थ। तो आप बच्चों जानते हो कि सन का जो मास है अर्थ की कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है, अबाउट 10⁶ टाइम्स ज्यादा है। तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास किसके क्लोज होगा, नियरेस्ट टू सन। कहां पे होगा, नियरेस्ट टू सन। ठीक है बच्चों, यहां पे मैंने लिखा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम lies between the two particle on the line joining them, which divide the distance them in the ratio inverse ratio of their respective mass। inverse ratio of their respective mass मतलब r is proportional to क्या होगा 1 upon n। अगर मुझे r1 और r2 निकालना है बच्चों तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ले लिया ओरिजिन पे, तो मुझे ये रिजल्ट मिला जो ऊपर हमने देखा। तो इससे तो क्लियर हो गया m1 अपॉन m2 इक्वल टू r2 अपॉन r1। मैंने दोनों साइड पे +1 ऐड कर दिया। ओके, तो क्या होगा बच्चों m1 प्लस m2 अपॉन m2, यहाँ पे r2 प्लस r1 अपॉन r1 लिख सकते हो, दोनों साइड +1 ऐड कर लिया। अब r1 प्लस r2 तो क्या है r है, r1 प्लस r2 क्या है बच्चों r है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं r1 इक्वल टू m2 r अपॉन m1 प्लस m2, r1 इक्वल टू m2 r अपॉन m1 प्लस m2। जब मुझे r1 फाइंड करना हो तो मास किसका लेंगे 2 का। सिमिलरली r2 इक्वल टू m1 r अपॉन m1 प्लस m2, जब 2 फाइंड करना है तो किसको फोकस करेंगे 1 को। ठीक है बच्चों, अगर इस तरह से नहीं लिखना तो स्पीड में अगर कैलकुलेशन करना है हमें तो हम क्या करेंगे बच्चों कि अगर m1 के रिस्पेक्ट टू मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, वहां पे हमने क्या किया आरसीएम ओरिजिन पे लेकर m1 और m2 की पोजीशन फाइंड कर ली। लेकिन अगर m1 से इसको रिस्पेक्ट मान लूं मैं, इसको इसके रिस्पेक्ट टू
सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ से r1 डिस्टेंस पे होगा, तो ये डिस्टेंस कितना, यहाँ पे आप देख सकते हो m1 के रिस्पेक्ट टू फाइंड करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे r। तो बच्चों फॉर्मूला लिखो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2, तो डायरेक्टली आपको मिल गया विथ रिस्पेक्ट टू 1 RCM 1 इक्वल टू m2r अपॉन m1 प्लस m2। अगर m2 को मैं रिस्पेक्ट ले लूं, इसके रिस्पेक्ट टू अगर मुझे फाइंड करना है तो इसके कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 और इसका कोऑर्डिनेट माइनस r, लेफ्ट साइड पे है बच्चों तो माइनस r हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा RCM इक्वल टू m1r अपॉन m1 प्लस m2। जरूरत नहीं है ये i क्या होगा और ये माइनस i, ये x डायरेक्शन में और ये नेगेटिव x डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला सेम है बच्चों, ध्यान से देखो, 1 है तो 2 है, यहाँ पे भी 1 है तो 2 है, 2 है तो क्या होगा 1। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। जब भी दो पार्टिकल हो और उसका सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। एक को रिस्पेक्ट मान लो, इसके रिस्पेक्ट में यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा, यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा, तो सिंपल इसको 0 लेके m2r अपॉन m1 प्लस m2, ये आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। समझ में आया। हमें m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2 करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यहां से कितने डिस्टेंस पे या तो यहां से कितने डिस्टेंस पे, ये वाली फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू पार्टिकल। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 पार्टिकल है, m, 3m, 2m, 4m, सबके मास अलग अलग है। इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स अ डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसे क्या कहेंगे बच्चों, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। और जब भी डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन आए तो आपके पास एक ही रास्ता है कि बॉटम मोस्ट जो पार्टिकल है उसमें से एक्स एक्सिस पास होगी और लेफ्ट मोस्ट पार्टिकल है उसमें से वाई एक्सिस। तो ध्यान से देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमें ओरिजिन पे मिल गया पार्टिकल, ठीक है। अब बच्चों हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए l 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए l l, x और y डिस्टेंस l है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 l। बच्चों आप दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या तो सेपरेट x कोऑर्डिनेट फाइंड करो, y कोऑर्डिनेट फाइंड करो तो भी मुझे कोई इश्यू नहीं है, और साथ में आप सॉल्व करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। अगर दोनों मेथड डिस्कस करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू m हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, यहां से सेंटर ऑफ मास कोई पॉइंट पे होगा और इसके कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करने हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मास m, 3m, 4m, 2m, ये चारों मास मैंने यहाँ पे लिखे। इसके कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट इसका क्या है 0, y कोऑर्डिनेट 0, इसका x कोऑर्डिनेट l 0, इसका 0 l और इसका l l। मैंने सेपरेट यहाँ पे निकाला x कोऑर्डिनेट निकाला, एक दोनों को मल्टीप्लाई किया m इंटू 0 प्लस 3m इंटू l प्लस 4m इंटू 0 प्लस 2m इंटू l डिवाइडेड बाय m प्लस 3m प्लस 4m प्लस 2m, तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर m इंटू 0 प्लस 3m इंटू 0 प्लस 4m इंटू l प्लस 2m इंटू l अपॉन m प्लस 3m प्लस 4m प्लस 2m, तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिला। अगर इस तरह से हमें सॉल्व नहीं करना है बच्चों, तो एग्जाम में स्पीड में जब काम करना हो बच्चों हम क्या करेंगे, 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 मतलब कितना हुआ 9 प्लस 10, टोटल मास मिल गया 10। जीरो वाले टर्म्स को देखो, 3
और 2, 3 + 2 मतलब कितना हो 5 mm डिवाइड बाय 10 mm, 5 mm डिवाइड बाय 10 mm, तो सीधा मुझे मिल गया L/2। सेम 4 ml + 2 ml, 4 + 2 6 ml डिवाइड बाय 10, तो मुझे y कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे भी आपको नहीं लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करोगे बच्चों, सिंपली RCM इक्वल टू M00 प्लस 3M L0 प्लस 4M 0L प्लस 2M LL डिवाइडेड बाय M प्लस 3M प्लस 4M प्लस 2M। ठीक है बच्चों, हो गया। x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा बच्चों, ये तो 0, 3 ml 0 2 ml, तो कितना हुआ 3 + 2 5 ml, y कोऑर्डिनेट 0 0 4 ml प्लस 2 ml 6 ml, और नीचे कितना है 10 ml। सेपरेट कर दो तो 5 mm कैंसिल, L/2 ये हो गया L/2 और ये हो गया 3/5, 3/5। ठीक है बच्चों, L/2 और 3L/5 समझ में आया बच्चों। तो आप एक ही लाइन में इस तरह से भी लिख सकते हो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, आपको जो समझ में आए। बेसिक फंडा क्या है, यहां से x कोऑर्डिनेट L/2 मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया L/2 और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया 3L/5, कितना हो गया 3L/5। वहां पे आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। अगर ये लाइन आपको फाइंड करनी है, इसकी लेंथ अगर फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस √L/2 होल स्क्वायर प्लस 3L/5 होल स्क्वायर, तो आपको इसकी लेंथ भी मिल जाएगी। बाई चांस एग्जाम में पूछते हैं तो। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब 3 पार्टिकल है, इसके कोऑर्डिनेट बच्चों हमारा बेसिक थंब रूल क्या है, सबसे लोएस्ट पार्टिकल 2 है जिसमें से x एक्सिस पास हो गई, सबसे लेफ्ट मोस्ट पार्टिकल जिसमें से y एक्सिस पास हो गई। ओके, इसके कोऑर्डिनेट बोलो बच्चों 0 0, इसके कोऑर्डिनेट L0, इसके कोऑर्डिनेट बताओ कैसे करोगे। L L L इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना हो गया 60 हो गया। तो इसके कंपोनेंट क्या आएंगे L cos 60, L sin 60, L cos 60, L sin 60, cos 60 sin 30 so L/2, sin 60 √3/2। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, इज दिस क्लियर? ओके, बस एक्सियम वाइसियम निकाल, एक्सियम है वाइसियम आप निकाल, कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जब भी आपको डिस्क्रीट पार्टिकल की बात आए तो जितने भी पार्टिकल है सबके कोऑर्डिनेट निकाल दो, मास से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 3 पार्टिकल है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं बच्चों, आप खुद ट्राई करना, हो जाएगा आपसे। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके रखा है। यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछे विथ रिस्पेक्ट टू एल, अगर कुछ भी नहीं कहा तो लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, बॉटम मोस्ट हम देखेंगे। अगर विथ रिस्पेक्ट टू 2m पूछते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0, इसके माइनस है और इसके क्या हो जाएंगे 2n हो जाएंगे। चलो विथ रिस्पेक्ट टू m फाइंड करते हैं हम। तो यहां से तो इसके कोऑर्डिनेट 0, इसके कोऑर्डिनेट l और इसके कोऑर्डिनेट 2l प्लस l मतलब 3l। y कंपोनेंट क्या होगा 0, क्योंकि तीनों पार्टिकल x एक्सिस पे ही है। ठीक है बच्चों, x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। चलो बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू 2m पूछ लिया आपको एग्जाम में, फाइंड द सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू 2m। क्या करोगे बच्चों, m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -n,
m टू m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, और तीसरा पार्टिकल कौन सा है 3m है, तो इसका क्या होगा 2l। ध्यान से देखो चेंज हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू 3m पूछा जाए तो इसके 2l लेकिन माइनस, इसके 3l लेकिन माइनस, यहां से आपको क्या मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों एग्जाम में जरा ध्यान से देखना कि किसके रिस्पेक्ट टू आपको पूछा गया है, आपको कौन सा रेफरेंस दिया गया है। कुछ भी रेफरेंस नहीं है तो लेफ्ट मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट ये हमारा थंब रूल है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर अगर बोल देते हैं कि भाई इसके रिस्पेक्ट टू आप फाइंड करो, तो फिर आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर बच्चों? समझ में आया? समझ में आया? तो एक और क्वेश्चन बन गया विथ रिस्पेक्ट टू 2m, आप खुद सॉल्व करना। चलो ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करो। इसमें सबसे बॉटम मोस्ट जिसको हम एक्स एक्सिस कंसिडर कर ले और हमारी वाई एक्सिस है बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई एक्सिस ही मिलेगा। कैसे फाइंड करोगे? समझ में आ गया? इसका कोऑर्डिनेट 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चों 0l, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 3l। एक्स कोऑर्डिनेट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट लिखो, एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने बात की डिस्क्रीट पार्टिकल की, जिसमें बॉटम मोस्ट एक्स एक्सिस, लेफ्ट मोस्ट वाई एक्सिस है। लेकिन कई बार पार्टिकल की जो सिस्टम है इस तरह से होगी कि कोई पर्टिकुलर एक्सिस के साथ सिमेट्री होगी। सिमेट्री मतलब दोनों साइड सेम सिचुएशन हो, इसे हम सिमेट्री कहेंगे। मान लो कि यहाँ पे एक सिमेट्री कि 4 पार्टिकल है m n n, तो बीच में से मैंने एक एक्सिस इमेज की, तो इसके लेफ्ट और राइट मास सेम है, इसके अपर और लोअर सिचुएशन में मास कैसा है सेम। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। इसको फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। दो सिमेट्रिकल एक्सिस जब सिमेट्री होगी, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा, तो जो सिमेट्रिकल एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होगी वहां पे हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। फॉर एग्जांपल है रेक्टेंगुलर है, लेकिन ध्यान से देखो एक्सिस के लेफ्ट साइड राइट साइड मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इसके अपर और लोअर फेस पे मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो ये दोनों की जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ये हमारा क्या हो गया सेंटर ऑफ मास हो गया। सेम ध्यान से देखो बच्चों, ये मान लो कि सर्कुलर डिस्क है या तो स्फीयर मान लो, 3 डायमेंशन हो तो स्फीयर मान लो, 2 डायमेंशन हो तो डिस्क मान लो। तो सभी ध्यान से देखो लेफ्ट साइड राइट साइड अपर लोअर मास कैसा है सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही हमारा क्या होगा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल और यूनिफॉर्म बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस मतलब एक्स वाई या along 3 axes x y or z, then the center of mass will lie at the intersection of symmetrical axis। जो सिमेट्रिकल एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होगी वहां पे हमें क्या मिलेगा सेंटर ऑफ मास मिलेगा। इज दिस क्लियर बच्चों? ओके चलो अब हम सिमेट्री यूज करके पहले हम समझ ले कि सिमेट्री कहां पे है। यहां पे ध्यान से देखो इफ एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी इज सिमेट्रिकल, उसमें दोनों एक्सिस थी अबाउट एनी वन एक्सिस, अबाउट एनी वन एक्सिस, देन सेंटर ऑफ मास विल लाइज ऑन दैट एक्सिस। पहले मैंने डिस्क्रीट पार्टिकल जो नॉन सिमेट्रिकल थे तो लेफ्ट एंड बॉटम मोस्ट एक्सिस हमने कंसिडर किया, फिर हमने सिमेट्री ली तो जो दो सिमेट्रिकल एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट हुई वहां पे सेंटर ऑफ मास दिया। अब ध्यान से देखो क्या है बच्चों, ए वाई एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस है, ओके। तो ये जो एक्सिस है इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड मास सेम है, ए सेक्शन और सेक्शन सेम है। तो बच्चों ए सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है,
ये पूरी जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, 3 पार्टिकल का जो सिस्टम बनेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यही एक्सिस पे होगा। कहां पे होगा मुझे फाइंड नहीं करना, लेकिन यहां पे कहीं भी होगा। समझ में आया बच्चों? सेम 80 सेक्शन ध्यान से देखो, ये जो एक्सिस है इसके अपर पोर्शन में और बॉटम पोर्शन में मास कैसा है? सेम। तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा। कहां पे मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ मास मिलेगा। लाइन समझ में आ रही है? इफ एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट एनी वन एक्सिस, देन सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन दैट एक्सिस। ठीक है, चलो कौन बताएगा बच्चों इसमें से सिमेट्रिकल एक्सिस कौन सी है? सिमेट्रिकल एक्सिस का मतलब जितना मास ऊपर है उतना नीचे, जितना लेफ्ट साइड है उतना राइट साइड। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस जितना ऊपर उतना नीचे, लेफ्ट राइट तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे मास कम है, यहाँ पे ज्यादा है। तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस हुआ, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हुआ, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है? वाई के दोनों साइड पे मास सेम है, दोनों साइड पे मास सेम है, तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स जो पर्टिकुलर दोनों एक्सिस पे सिमेट्रिकल है, कुछ ओनली वन एक्सिस पे सिमेट्रिकल है, कुछ दोनों में से एक भी एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल नहीं है। तो ऐसे कौन से अल्फाबेट्स है? तो आई सेक्शन। ध्यान से देखो बच्चों, ये आई सेक्शन है। यहां पे मैं यहां से बीच में से लाइन पास करूं तो जितना मास ऊपर है उतना ही नीचे। यहां से मैं एक लाइन पास करूं, जितना लेफ्ट साइड पे उतना राइट साइड पे, तो हम कह सकते हैं इसका जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा कहां पे मिलेगा? दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होगी वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। एच ओ एन एक्स। ध्यान से देखो, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना लेफ्ट साइड उतना राइट साइड, मतलब इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। ठीक है, चलो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस कौन सा लेटर है? एग्जाम में पूछ सकते हैं क्या इन आर गिवन 4 लेटर, विच वन इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, विच वन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, which one is symmetrical about both axis और which one is not symmetrical about any axis। तो B कैसे है? ध्यान से देखो बच्चों, जितना ऊपर उतना नीचे, यहां से पास कर सकते नहीं, लेफ्ट राइट है ही बराबर। ए अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल हो गया। कोई भी लेटर ले लो, E के। समझ में आया बच्चों? जितना ऊपर उतना नीचे। सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस ए, जितना लेफ्ट साइड उतना राइट साइड, ऊपर नीचे नहीं है बच्चों। देखो जितना ऊपर है उतना नीचे कह सकते हो? नहीं कह सकते। एम टी यू वी डब्ल्यू एंड वाई। समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? सिमेट्री समझ में आ गई? और नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस, ये सभी लेटर जो कोई भी एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल नहीं है बच्चों। ठीक है, इफ एन अरेंजमेंट और अ बॉडी इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस, देन वी डिटरमाइन ऑल द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। और इसके लिए हमें एक मेथड पढ़ना है जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड थ्रू हम नॉन सिमेट्रिकल जो पार्टिकल या बॉडी होगी उसके लिए हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब कुछ मास डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे 3 टाइप के मास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है बच्चों, मैं आपको इजीली
एक्सप्लेन करूं। मान लो कि ये थिन रॉड है, इसके लेंथ मान लो कि 4 मीटर है और इसका जो मास है 8 केजी है। उसका मास कितना है? 8 केजी। तो ये पूरी जो एंटायर लेंथ है उसका मास 8 केजी है। यहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सब जगह पे एक सर का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये हो गया मेरा यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा बच्चों कि अगर मैंने 8 केजी डिवाइड बाय 4 मीटर किया तो मुझे मिलेगा 2 केजी पर मीटर। मतलब इसके मैं 4 इक्वल पार्ट कर दूं तो ये 1 मीटर लेंथ हो गई। इसका मास कितना होगा बच्चों? 2 केजी। ये दूसरा 1 मीटर पार्ट है, इसका मास कितना होगा? 2 केजी। इसका मास कितना होगा? 2 केजी। पहले तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। पर्टिकुलर कोई लाइन पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे कहेंगे लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और अब मुझे एक छोटा सा एक एलिमेंट चाहिए dx और इसका मास मुझे फाइंड करना है। मुझे मास पता है लेकिन किसका पता है? पूरी लेंथ का पता है। मुझे एक छोटा सा एक एलिमेंट है dx और मुझे सिर्फ इसका मास फाइंड करना है बच्चों, सिर्फ इसका। तो ये मास हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लीनियर मास डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। लीनियर मास डेंसिटी मतलब क्या बच्चों? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी मुझे मिल गई कितनी? 2 केजी पर मीटर। हम कह सकते हैं कि 1 मीटर लेंथ 2 केजी मास, तो dx लेंथ हाउ मच? तो 2 dx। ये इसका मास मिल गया, ये लेंथ का मुझे मास मिल गया कितना? 2 dx। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कहा जाता है? तो लैम्डा इंटू dx, dm इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। dm इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। अगर मैंने लैम्डा को डिफाइन कर लिया, मास पर यूनिट लेंथ को डिफाइन कर लिया, तो फिर कोई भी लेंथ को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वो लेंथ का क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा। तो फर्स्ट है लीनियर मास डेंसिटी। मास पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज लीनियर मास डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा इक्वल टू m upon n। The mass of small element dx, dm equal to lambda into dx। लैम्डा कुछ भी हो सकता है, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लैम्डा की मैंने वैल्यू रखी m upon n into dx। ओके, बाय चांस कोई रिंग है, यहाँ पे मैं आपको रिंग पढ़ाऊं क्योंकि रिंग जरूरी है। मान लो कि रिंग है, रेडियस मान लो कि r है। ओके, अब रिंग को मैं छोटे छोटे एलिमेंट के अंदर डिवाइड करूं। ऐसा एक छोटा सा एलिमेंट है जो d थीटा एंगल बनाता है। रेडियस r है तो r की लेंथ कितनी होगी बच्चों? r d थीटा। याद है ना, एंगल इक्वल टू r डिवाइड बाय रेडियस। r की लेंथ मुझे मिल गई कितनी? r d थीटा। बच्चों ये जो पूरी सेमी सर्कुलर रिंग है इसकी लेंथ है पाई r। पूरा सर्कल 2 पाई r, तो सेमी सर्कल है तो क्या होगा? पाई r। अगर पाई r लेंथ है तो इसका मास कितना है? m। तो r d थीटा होगा, तो इसका मास कितना? तो m r d थीटा अपॉन पाई r। r कैंसिल, m d थीटा अपॉन। ये हमारी सिंपल मेथड है।
एंटायर सरकमफ्रेंस पे यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बच्चों इसका मास एक छोटा सा एलिमेंट है जो पूरी जो लेंथ है L इक्वल टू पाई है, उसका मास m है। तो छोटा सा जो एलिमेंट है उसका मास मुझे फाइंड करना है। तो बच्चों मुझे कितना मिला, m d थीटा अपॉन पाई। तो ये कैसे आया बच्चों, यहाँ पे L लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, m अपॉन टोटल लेंथ मतलब पाई। ये मुझे लैम्डा मिल रहा है। अब मुझे एलिमेंट के लिए फाइंड करना है, तो dm इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। लैम्डा कितना है, m अपॉन पाई है, और dx कितना है, r d थीटा। ये जो dx एलिमेंट है मेरा, इसकी लेंथ कितनी है, r d थीटा। r कैंसिल करो, वही आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो लॉजिक है कि भाई इतनी लेंथ है तो मास इतना, तो इतनी लेंथ है तो कितना, ठीक है। उससे हम क्या कहेंगे, लीनियर मास डेंसिटी, जिसका यूनिट है केजी पर मीटर। ठीक है, चलो सरफेस मास डेंसिटी मतलब मास सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मान लो कि स्क्वायर है 4 मीटर बाय 4 मीटर, 2 मीटर बाय 2 मीटर ले लो, 2 मीटर बाय 2 मीटर का स्क्वायर है, और पूरे स्क्वायर के ऊपर यहाँ पे मास यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब समझते हो बच्चों, एक समान मास यहाँ पे एस्टैब्लिश है, ठीक है। तो उसका एरिया क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 2 मतलब 4 मीटर्स। तो 4 मीटर स्क्वायर जो एरिया है, इसका मास कैपिटल M है, मतलब इसकी जो डेंसिटी है सिग्मा से डिफाइन करेंगे, मास डिवाइड बाय एरिया मतलब m अपॉन 4। अगर मास 8 kg है तो पूरे ब्लॉक का मास 8 kg है, 8 डिवाइड बाय 4 मतलब 2 kg पर मीटर स्क्वायर, 2 kg पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास कितना होगा बच्चों, 2 kg होगा। समझ में आया? तो इसे हम क्या कहेंगे, सरफेस मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, तो उसे क्या कहेंगे, सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है बच्चों, मास ऑफ द, यहाँ पे एक डिस्क है, ये हमें बहुत बार जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं आपको। हाँ चलो, मान लो कि ये सर्कुलर डिस्क है, डिस्क मतलब समझते हो, 10 रुपीज का कॉइन समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, थिकनेस हम निगलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू हम लिख सकते हैं m अपॉन पाई आर स्क्वायर। पूरा जो सर्कल है, पूरा सर्कल लिया, यहाँ पे हमने सेमी सर्कल नहीं पूरा लिया है, पूरा सर्कल है m अपॉन पाई आर स्क्वायर। ए सर्कल की सरफेस मास डेंसिटी होगी। अब इसके अंदर कोई एक रिंग है, जिसकी रेडियस है r और विड्थ है dr, रेडियस r और विड्थ dr है, और इसके लिए मुझे मास फाइंड करना है, ए रिंग का फाइंड करना है। मास किसका है, डिस्क का, मुझे फाइंड किसका करना है, रिंग का। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों किसको डिफाइन करते हैं, सरफेस मास डेंसिटी को। तो dm इक्वल टू सिग्मा इंटू डी, सिग्मा इंटू डी। जैसे वहां पे क्या था, dm इक्वल टू लैम्डा इंटू dx था, लैम्डा इंटू dx था। तो यहां पे हमने क्या लिखा, सिग्मा इंटू डी। मास पर यूनिट एरिया है, तो अगर मास फाइंड करना है तो एरिया से सरफेस डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। सिग्मा बच्चों हमारे पास है m अपॉन पाई आर स्क्वायर। कोई बता सकता है ये जो आपको रिंग नजर आ रही है उसका एरिया क्या होगा? सर रिंग का एरिया तो पाई आर स्क्वायर, सर्कल ही है,
नहीं बच्चों, ये रिंग है, इसको मैंने अगर ओपन कर दिया तो ये इसकी लेंथ हो गई 2πr और ये इसकी विड्थ हो गई dr। थी सर्कुलर, लेकिन ओपन करने के बाद ये फ्लैट हो गई, एक रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई। इसकी लेंथ कितनी, सर्कमफ्रेंस जितनी, मतलब 2πr, और इसकी विड्थ कितनी है dr, 2πr इंटू dr। ये 2πr सर्कमफ्रेंस और विड्थ dr। इतने पोर्शन का मुझे मास मिलेगा, मुझे रिंग का मास मिलेगा। समझ में आया बच्चों? इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मास ऑफ द डिस्क इज m एंड रेडियस इज r। द मास ऑफ द एलिमेंट्री रिंग, ये जो दिख रही है, इसका मास कितना, तो dm इक्वल टू सिग्मा इंटू da लिखो, या सिर्फ a लिखोगे तो भी चलेगा। तो a इक्वल टू 2πr इंटू dr। और थर्ड इस वॉल्यूम मास डेंसिटी, ये भी आप समझ लीजिए क्योंकि बार बार इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम कहेंगे बच्चों वॉल्यूम मास डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हमने क्या नाम दिया, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है बच्चों, मान लो कि स्फीयर है, स्फीयर और डिस्क में फर्क है, ड्राइंग तो वही रहेगा लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है बच्चों? अब हो गए 3 डायमेंशनल, ये हो गया स्फीयर। जब भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आए जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, तो ऐसी सिचुएशन में हम किसको डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम डेंसिटी को। यहां पे बच्चों ये पूरा जो स्फीयर है, इसको छोटे छोटे स्फेरिकल सेल के अंदर इमेज कर सकते हो। हमें बार बार फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। छोटे छोटे स्फेरिकल सेल में मैंने इमेज कर लिया। एक सॉलिड स्फीयर कैसे बनेगा, तो छोटे छोटे स्फेरिकल सेल से बनेगा। इसमें से ये वाला बीच का एक सेल मैंने कंसीडर किया, मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, जो सेंटर से r डिस्टेंस पे और इसकी विड्थ है dr। सेंटर से r डिस्टेंस पे dr विड्थ का एक स्फेरिकल सेल है। बच्चों आप समझो कि मुझे एक सॉलिड स्फीयर बनाना है, तो मैं पहले एक छोटा सा स्फीयर लूं, इसके ऊपर एक हॉलो स्फीयर, 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 इस तरह से मैनेज करता जाओ तो एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो पहले जो ओरिजिनल स्फीयर था उसके लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं रो इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो मास इक्वल टू रो इंटू वी। पूरा जो स्फीयर है जिसका मास कितना है बच्चों, m। पूरा जो स्फीयर है उसका मास कितना है m। ओके, और इसका वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, 4/3 पाई r। पूरा स्फीयर जो r रेडियस का है और इसका मास m है, पूरा स्फीयर। तो इसके लिए वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होगी, m/4/3 पाई r। अब पर्टिकुलर स्फेरिकल सेल, इसका वॉल्यूम मास क्या होगा, dm इक्वल टू रो इंटू dv। जैसे वहां पे लैम्बडा इंटू dx लिखा, सिग्मा इंटू da लिखा, तो यहाँ पे रो इंटू dv लिखा। रो क्या है बच्चों, m/4/3 पाई r3। एक कहीं पे अच्छे से लिख लेना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन बेस्ड होंगे, इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। और dv क्या होगा, ए वाली जो रिंग है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। इसका वॉल्यूम एरिया क्या होगा बच्चों, 4πr², और सामने से थिकनेस कितनी है, dr, 4πr² इंटू dr। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये रिंग का मैंने मास फाइंड किया। फिर सेंटर से लेकर सरफेस तक इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा मुझे स्फीयर का मास मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, रो लैम्बडा वेरिएबल के फॉर्म में देते हैं
और उसको आपको जो भी वैल्यू है उसको इक्वेशन के अंदर जनरली रखना पड़ता है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म बॉडी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिराइव करने वाले हैं। फिर भी बच्चों आप ये रट्टा मार सकते हो और हमेशा के लिए इसको याद रख सकते हो। सेमी सर्कुलर वायर मतलब एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ये ध्यान से देखो बच्चों, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, लेफ्ट साइड पे जितना मास उतना राइट साइड। तो ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहां से 2r/π हमें क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ मास मिलेगा। आप याद ही रख सकते हो, एक कैलकुलेशन हम लास्ट में करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मान लो कि डिस्क है, डिस्क मतलब समझ में आया, 10 रुपीज का कॉइन है, उसके दो पार्ट कर दिए, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ये डिस्टेंस कितना? 4r/3π। टेम्पलेट के अंदर गलती से 3r/π लिखा है, वो गलत है, 4r/3π डिस्क के लिए। हॉलो कोन मतलब बिना आइसक्रीम का कोन समझ लो, इसके अंदर आइसक्रीम मैंने फिलअप नहीं किया। ओके, इसका सेंटर ऑफ मास ये सिमेट्रिकल अबाउट कहां पे है? वाई एक्सिस। यहां से हॉलो है h/3 डिस्टेंस पे, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? h/3 डिस्टेंस पे। स्फेरिकल सेल मतलब हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल सेल का मतलब क्या समझना है? हॉलो स्फीयर। इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा? r/2 डिस्टेंस पे। ट्राइंगल प्लेट के लिए यहां से b/3 डिस्टेंस और यहां से h/3 डिस्टेंस पे आपको क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ मास। सेम ये फॉर्मूला याद रखना है। सॉलिड कौन है? तो यहां से h/4 डिस्टेंस पे, वो हॉलो था, ये सॉलिड है, तो यहाँ पे पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है ऐसा समझिए। वहां पे आइसक्रीम नहीं था, आइसक्रीम नहीं है तो h/3, आइसक्रीम भरा हुआ था h/4, सॉरी आइसक्रीम भर दिया तो h/4, आइसक्रीम खाली है तो h/3, ठीक है। हेमिस्फीयर तो यहां से 3r/8, 3r/8 और सर्कुलर आर्क के लिए ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है, जैसे रिंग डिराइव किया, और सर्कुलर डिस्क के लिए आपको ये याद रखना है। क्यों याद रखना है बच्चों? आपको एक क्वाड्रेटिक रिंग दिया जाए, मान लो कि रिंग है और मुझे ये रिंग का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है बच्चों, तो क्या करोगे? सबसे पहले तो एक सिमेट्रिकल एक्सिस लेंगे जिसके लेफ्ट और राइट साइड पे मास सेम है। ए एक्सिस पे कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ मास। कहां मिलेगा मुझे अभी पता नहीं। ए एंगल कितना? पूरा 90 है, ये हो गया 45, ये हो गया 45। एंगल हमेशा रेडियन में लेना है आपको, π/4, ठीक है। ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखो, yc r sin π/4 डिवाइडेड बाय π/4। ओके, अगर पूरी सर्कुलर रिंग होती, पूरी सर्कुलर रिंग, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? π/2 sin π/2 upon π/2, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2r/π। समझ में आया बच्चों? यहां से कितने डिस्टेंस पे sin π/4 की वैल्यू है 1/√2, ऊपर ले जाओ तो 2√2 r/π। ये आपको क्या मिल गया? सेंटर ऑफ मास मिल गया। यहां से कितने डिस्टेंस पे? 2√2 r/π डिस्टेंस पे आपको क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा बच्चों। समझ में आया? मान लो कि डिस्क यहाँ पे पूरे पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है,
ए वाली फॉर्मूला आपको यूज करनी है। ए रिंग के लिए फॉर्मूला, ए डिस्क के लिए फॉर्मूला। वाई सी इक्वल टू साइन पाई बाई 2 हाफ एंगल इन एवरेज अपॉन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 1 हो गया तो आंसर मिल गया 4r अपॉन 3 पाई, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा 4r अपॉन 3 पाई। ये आपको याद रखना है दोनों फॉर्मूला, क्योंकि हम डिराइव भी करने वाले हैं, लेकिन जब इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछा जाए और इंस्टेंट हमें आंसर फाइंड करना है तो हमें याद रखना जरूरी है। उसके लिए हम पूरी मेथड करने के लिए नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो रिंग और डिस्क के यूनिफॉर्म फॉर्मूला थंब रूल है ऐसा मान के इसको रट्टा मार सकते हो, ठीक है। बाकी कौन है, होलो कौन, स्फीयर, वो सब आप रट्टा लगा लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो थियोरेटिकल पोर्शन था और कुछ डिस्क्रीट के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ठीक है बच्चों। विश ऑल द बेस्ट।